नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है, वही शो जिसमें सिर्फ किस नेता ने क्या कहा इस पर हमारी नजर नहीं रहती है, बल्कि आंकड़ों के नजरिए से हम आपको बताते हैं कि तस्वीर चुनावों की क्या बन रही है। देखिए, अब बात होगी 5वें चरण की चुनाव की, और हम आपको बताएंगे कि पिछली बार इन्हीं सीटों पर जब वोटिंग हुई थी तो किस पार्टी ने बाजी मारी थी और इस बार किसका चांस ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या है जमीनी मुद्दे, क्या है वो वीआईपी सीट्स जहां पर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें, 5वें चरण के इस मतदान में जब अब तक के 4 चरण में 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, इस बार 49 यानी 49 सीट्स पर वोटिंग होनी है। तो 49 सीट्स पर सबसे पहले आपको बता दें इस बार वोटिंग होनी है। इसी के साथ देश की करीब 9% जो सीटें हैं उन पर वोटिंग होगी। आपको यह भी बता दें कि 28 में से 20 राज्य में चुनाव खत्म इसके बाद हो जाएगा। जब ये वोटिंग हो जाएगी उसके बाद से 28 में से 20 राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगी, तो कम से कम वहां पर चैन की सांस लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जिन जिन जगहों पर वोटिंग है जरूर निकलिए। ये लोकतंत्र में आपकी ताकत है, आपको तय करना है। उस दिन इधर उधर जाने की मत सोचिए, सबसे पहले वोट अपना डालिए। आपको यह भी बता दें कि 428 यानी 79% सीट्स पर वोटिंग पूरी हो जाएगी। लगभग 79-80, अब समझ लीजिए 79% के आसपास वोटिंग खत्म हो जाएगी। सबसे पहले 5वें चरण में कहां चुनाव, तो जिन 7 चरणों में वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में, उनमें इस बार 14 सीटों पर वोटिंग होगी। और सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीटें इस बार है, क्योंकि चाहे वो लखनऊ है जहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है, चाहे वो रायबरेली हो जहां से राहुल गांधी है, या फिर अमेठी जहां स्मृति ईरानी ने पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में, इन सभी सीटों पर वोटिंग होनी है। ये बिहार 5 सीटों पर यहां पर वोटिंग है, जिसमें सारण पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी ने इससे पहले राबड़ी देवी को इस सीट पर हराया था। लेकिन इस बार रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, वो वहां पर चुनावी मैदान में है। आइए झारखंड में 3 सीटों पर है, महाराष्ट्र 13 सीटें, और महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्रियों की इसलिए चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि पीयूष गोयल इस बार नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है। तो नॉर्थ सेंट्रल मुंबई से उज्जवल निकम है, जिन्होंने कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। महाराष्ट्र की भी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग है। एकनाथ शिंदे के बेटे भी है, श्रीकांत शिंदे, जो कि मुंबई सबर्ब्स कल्याण से वो चुनावी मैदान में है। पश्चिम बंगाल में 7 सीटों पर, ओडिशा में 5, जम्मू कश्मीर बारामूला की चर्चा हो रही है क्योंकि सज्जाद लोन वर्सेस उमर अब्दुल्ला एक बड़ी लड़ाई इस सीट पर हो रही है। वहीं लद्दाख में इन राज्यों में वोटिंग खत्म हो जाएगी, लद्दाख में भी खत्म हो जाएगी। अब आपको बताते हैं 5वें फेज में जो गठबंधन है उसमें पिछली बार के नतीजे क्या रहे। ये देखिए, 48 एनडीए को मिली थी, इसमें 49, एक सीट सिर्फ गई थी दूसरी तरफ, यूपीए की तरफ। ये देखिए, बीजेपी के 40, शिवसेना तब 7 में थी, उद्धव ठाकरे तब सर्वा थे शिवसेना के, 7 में चुनाव लड़े थे, एक जेडीयू, एक एलजेपी। ये एनडीए का आंकड़ा था। आइए आपको बताते हैं गठबंधन से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है। 49 में से 48 सीटों पर एनडीए, क्योंकि बारामूला से कोई नहीं लड़ रहा है। लेकिन बीजेपी 40 सीटों पर, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 6 सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू 1 सीट पर, एलजेपी 1 सीट पर। अब आ जाइए यूपीए में, तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है इस फेज में 18 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 10 सीटों पर, 8 सीटों पर शिवसेना का उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, और इसी के साथ सीपीएम लड़ रही है 5 सीटों पर, आरजेडी 4, एनसीपी शरद पवार गुट 2 सीटों पर, एनसी 1, सीपीएम 1। तो ये सारी सीटों पर लड़ रहे हैं। अब 5वें फेज में जो ये 2019 के नतीजे हैं वो आपको बता दें कि पिछली बार कितनी सीटें आई थी। तो एनडीए को आई थी 41 और यूपीए को सिर्फ 1 सीट, यानी यहां से ये फेज जो है कम से कम इन सीटों वाला, वो बीजेपी के लिए ज्यादा मजबूत दिखता है और कांग्रेस के लिए कमजोर। कांग्रेस देखिए, रायबरेली ही सीट थी उत्तर प्रदेश में जिसको कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी बचा पाई थी कांग्रेस पार्टी के लिए। 5वां फेज जो 2019 के नतीजे हैं उसमें हम आपको पार्टी वाइज भी बता देते हैं। बीजेपी को आई थी एनडीए में 32, शिवसेना को 7, जेडीयू को 7, एलजेपी को 1, कांग्रेस को 1, इधर दूसरी तरफ टीएमसी को 4 सीटें आई थी, बीजेडी को 2 और एनसी को 1। ये यूपीए का वन हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि उस वक्त टीएमसी उनके साथ नहीं थी, ना बीजेडी को हम अलग रख रहे हैं इस बार, और एनसी भी उनके साथ नहीं थी पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2019 में। 5वें चरण के जो वीआईपी उम्मीदवार है जल्दी से आपको बताते हुए, राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से चुनावी मैदान में है, स्मृति ईरानी 3 कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी,
अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। एक बार फिर पिछली बार राहुल गांधी को हराया था। पीयूष गोयल नॉर्थ मुंबई से चुनावी मैदान में है। और राज्य मंत्री अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले भारती पवार जो कि डिंडोरी महाराष्ट्र से है, कपिल पाटिल भिवंडी महाराष्ट्र से है, कौशल किशोर मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश से, भानु प्रताप सिंह वर्मा जालौन से, शांतनु ठाकुर लड़ रहे हैं बनगांव से पश्चिम बंगाल में, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा झारखंड से चुनावी मैदान में, इनको भी पिछली बार राज्य मंत्री बनाया गया था। पूर्व सीएम के तौर पर अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला बारामूला की सीट से जम्मू कश्मीर से लड़ रहे हैं, लेकिन फॉर्मर सीएम में तो राजनाथ जी का भी नाम आ ही जाएगा, वो भी रह चुके हैं। अब चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं। चिराग पासवान हाजीपुर से हैं बिहार में, जो अन्य वीआईपी सीटें हैं जिसको कहा जाता है, हालांकि वीआईपी पर जनता बहुत रोष दिखाती है शब्द पर, लेकिन ये हाई प्रोफाइल सीट कह लीजिए जहां पर दिग्गज चुनावी मैदान में है। सारण बिहार राजीव प्रताप रूडी वर्सेस रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, इस सीट पर भी सबकी नजर है। यहां पर राबड़ी देवी को एक बार राजीव प्रताप रूडी हरा चुके हैं। अब सुंदरगढ़ आइए ओडिशा, जहां जुएल ओरांव पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के हैं, तो दिलीप तिर्की पूर्व हॉकी प्लेयर बीजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। सारण के बाद दिखाइए, सारण के बाद जो सीट है जिसकी चर्चा हो रही है ओडिशा की, वो सुंदरगढ़ सीट है। और उसके बाद रायबरेली पर आ जाते हैं, जहां पर राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से। अमेठी आइए, स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा, अमेठी की सीट पर यह चुनावी लड़ाई है। अब आ जाइए हुगली पश्चिम बंगाल, जहां लॉकेट चैटर्जी सांसद बीजेपी की और रचना बनर्जी अभिनेत्री वो टीएमसी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी हैं हुगली की सीट पर। वहीं 2019 में पांचवें चरण में जो वोटिंग थी, उत्तर प्रदेश में 58.57%, बिहार में 57.19%, महाराष्ट्र में 55.67%, ओडिशा से 72%, झारखंड 65%, पश्चिम बंगाल में हर फेज में पिछली बार भी खूब वोटिंग हुई थी, 80%, 80% रहा था पिछली बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग इन सीट्स पर। जम्मू कश्मीर 34% और लद्दाख 71%, कुल मिलाकर 62% वोटिंग हुई थी सिर्फ ये 49 सीट्स को देखें। आइए अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आशुतोष जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और यहां पर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के सांसद मलूक नागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये 49 सीट्स अजय आलोक जी, लेकिन सबकी नजर रहेगी रायबरेली और अमेठी पर खास तौर पर। हालांकि आपके 3 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी भी हैं और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल जी भी हैं। 2 प्रश्न, एक तो आप लोग जो दूरबीन से लगातार देख रहे थे कि राहुल गांधी कहां लड़ेंगे और रायबरेली से लड़ रहे हैं। दूसरा, आप लोगों ने अपने कई कैबिनेट मंत्रियों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, बुलाए जाइए चुनाव लड़िए, हो गया राज्यसभा, उसके पीछे की सोच, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, बहुत सरल है अंजना जी। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है और हम 400 के रास्ते पे निकल गए हैं। ये 5वां चरण का चुनाव उस 400 के रास्ते को और प्रशस्त करेगा और उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा ही नहीं है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पे हमारी स्थिति पहले से और अधिक मजबूत हुई है। मैं जानता हूं इस बात पे आप कहेंगे कि अब तो उद्धव ठाकरे निकल गए तो आपकी स्थिति मजबूत कैसे हो गई। तो हमारी स्थिति मजबूत ऐसे हुई है क्योंकि उद्धव ठाकरे को जिस विचारधारा के कारण वोट मिलता था, वो विचारधारा ही उद्धव ठाकरे ने नष्ट कर दी और वो नकली शिवसेना बन चुके हैं। बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है महाराष्ट्र में, जब इस बार महाराष्ट्र में शिवसेना का वोटर वोट देने जाएगा और वो देखेगा कि मैं किसको वोट दूं, शिंदे को वोट दूं, उद्धव ठाकरे को वोट दूं, फिर उनको लगेगा कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मेरी थीम क्या है। पूरा हिंदुत्व का सर्वनाश कर दिया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए महाराष्ट्र में चॉइस बड़ी सिंपल हो गई है। मुसलमान जाएगा वोट देने, कहेगा कि शिवसेना को कैसे वोट दूं, जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में मेरा हाथ था गर्व से, इनको वोट कैसे दें। एक काउंटर है अजय आलोक जी, अजय आलोक जी आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा, मैं बीच में आपको टोक रही हूं, लेकिन एक काउंटर क्वेश्चन है। देखिए, देश में हम लोगों ने देखी है अनेकों ऐसी पार्टियां हैं जहां पर बेटा चाचा पार्टी को अपने अपने तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी देखिए, पहले पारस साहब की तरफ गए चाचा के पास, अब आप भी चिराग पासवान को ले, आपको भी समझ में आया कि जनता जो है वो विरासत बेटे को ही ज्यादातर सौंपती है। आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में देखिए, वहां पर भी यही हुआ है, जनता जो है वो ज्यादातर विरासत जो है राजनीतिक पार्टी की वो बेटे को ही सौंपती है। चाचा शिवपाल यादव हाथ पैर मारते रह गए, लेकिन
अखिलेश यादव ही आगे बढ़े। तो ऐसा आपको महाराष्ट्र में नहीं होगा, क्यों लगता है? ये आप बिल्कुल सही, ये बिल्कुल मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जनता विरासत बेटे को सौंपती है, अगर बेटे में विश्वास हो, अगर बेटा उस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहा हो जो पिताजी लेकर चल रहे थे। आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, चाहे चाचा की बात हो, चाहे भतीजे की बात हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, यहां बाप की भी विरासत वही थी, जातिवादी राजनीति, MY समीकरण, अब बेटा भी वही लेके चल रहा है। लेकिन जहां हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, शिवसेना की बात करते हैं, तो वहां बाप की विरासत थी हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व, कोर हिंदुत्व, जिसको पुत्र ने त्याग दिया। यही अंतर है दोनों में, यह बहुत बड़ा अंतर है। आज के बदले हुए भारत के राजनीतिक परिदृश्य में इसको मैं टेक्टोनिक शिफ्ट कहता हूं जो शिवसेना ने लिया है। भूकंप ला दिया शिवसेना में पूरा ऊपर से नीचे तक, इसलिए शिवसेना टूटी। हमने तोड़ी नहीं, वो खुद टूटे हैं। इसलिए टूटे क्योंकि जो शिवसेना को मानने वाले थे, जो बाला साहब को मानने वाले थे, वो हमारे साथ आगे, जैसे बाला साहब हमारे साथ थे। और उद्धव ठाकरे ने पीठ में खंजर भोंका हमारे एक मुख्यमंत्री बनने के लिए। उस मुख्यमंत्री को, जिसको बाला साहब ठाकरे ने कभी मुख्यमंत्री पद को कभी महत्व ही नहीं दिया, उनके लिए वो उतना महत्व हो गया कि वो बरसों का रिश्ता तोड़ के कांग्रेस की गोद में बैठ गए। बहरहाल, एक तो ये पाठ हुआ कि हम क्यों अच्छा करने जा रहे हैं 5वें चरण में, 400 का मार्ग क्यों प्रशस्त होगा। दूसरी बात, हमारे सांसद क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, राज्यसभा हमने मना कर दिया। मना नहीं किया, हमारा कोई सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है और पार्टी के जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो लड़ेंगे। और राज्यसभा सांसद और मंत्री होने के कारण तो एडवांटेज भी हो जाता है ना, कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पहले ही से ऑलरेडी काम कर चुके हैं, एक पहचान बन चुकी है। और दूसरा, हमारे पार्टी का कैडर चुनाव लड़ता है, चेहरा मोदी जी हैं, हर वोट मोदी जी को जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर जो इस 5वें चरण में लगेगा, इन घमंडियों की जो केकड़ा रूपी एकता थी वो तार तार नजर होते आ रही है, तार तार। ममता बनर्जी को अभी आप बता रही थी कि ये INDIA का घटक दल है, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन के। नहीं, ममता दी ने कल बयान दिया, बंगाल में छेबो ना, दिल्ली में बाहर से समर्थन करबो, बाहर से समर्थन करेंगी। रायबरेली में डिमांड हो रही है कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी ऐसे करके मुंह देख रहे हैं। मुद्दा है, विचार करेंगे। एनसीपी के भी यही सुर है। कांग्रेस ने आज दिल्ली प्रदेश में, पूछिएगा, आलोक शर्मा बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतिम रैली में बुलाएंगे। अब बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे वो भी मुझे डाउट है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो ऐसा मामला चिपका है, अरविंद केजरीवाल को कोई चिमटे से पकड़ने को तैयार नहीं होगा। तो ये केकड़ा रूपी एकता खत्म। आलोक शर्मा होता है ना, एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे से खींच लेता है। आलोक शर्मा जी, 13 सीटें हैं महाराष्ट्र की जिनमें वोटिंग हो रही है। ठीक है अजय, आलोक जी आ रही हूँ। 13 सीटें महाराष्ट्र की जहां पर वोटिंग हो रही है, और महाराष्ट्र माना जा रहा है कि 48 सीटें, पिछली बार 40 आई थी वहां पर एनडीए की, क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ, बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब जबकि इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, पीयूष गोयल जी के कैंपेन को हम लोग ट्रेल कर रहे थे, और उसमें आप देखिए 5 पार्टियां तो उनकी तरफ है, जिसमें आरपीआई है, शिंदे गुट है, अजित पवार गुट है, बीजेपी है साथ में। तो ये तमाम पार्टियां, MNS भी उनके साथ है, राज ठाकरे की पार्टी। इधर आप लोग भी 3 पार्टी लेकर घूम रहे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता, आपको नहीं लगता है कि बहुत ही परेशान रहेगी? और हिंदुत्व का एजेंडा वो कह रहे हैं, जो बाला साहब ठाकरे का कोर एजेंडा था, उस पर वो कह रहे हैं मात खा जाएंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के सभी शिव सैनिक आज हंस रहे होंगे कि बाला साहब ठाकरे का एजेंडा शिंदे जी लेकर चल रहे हैं। मतलब वो हंसेंगे कि कौन बीजेपी का व्यक्ति क्या कह रहा है। आज मुद्दा यह है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर आपने सब वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग को अपने साथ तो मिला लिया, लेकिन देश की जनता समझ रही है। देश की जनता जानती है भाई महाराष्ट्र में किसने काम किया था कोरोना में और किसने काम नहीं किया। अंडर करंट पूरी तरह से, अंजना जी आपने भी पूरा देश घूमा है, मैंने भी लगभग 7-8 राज्यों में मैं भी गया हूं। अंडर करंट पूरी तरह से मोदी जी के चेहरे के ही खिलाफ है, क्योंकि वो चेहरा अब झूठ का एक पुलिंदा बन चुका है। देश की जनता समझ गई है कि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, ये झूठों का शहंशाह का चेहरा हो गया है। आज जिस तरह से अजय आलोक जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन चुकी है, मतलब इनको पता चल गया ईवीएम में किसने किसको वोट डाला है, इनको सब पता चल गया। क्या भाई ईवीएम सेट है क्या? अरे भाई ईडी सीबीआई तो सेट कर रखे हैं, क्या ईवीएम भी सेट है क्या आपकी? हमारी सरकार तो बनी गई, अब हम 400 के पार चल दिए। अब 400 के पार का जो एजेंडा है उसने इनको बड़ी मुश्किल में डाला हुआ है। अजय आलोक जी को पता नहीं ऊपर से इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं आया कि 400 पार अब नहीं बोलना है। उसका कारण यह है कि 400 पार जिस तरह से संविधान को और आरक्षण को खतरे के लिए पूरी देश ने इसको एक घंटी की तरह माना, उसके बाद से मोदी जी ने कहना बंद कर दिया। और आज पूरी तरह से जिस तरह से
मोदी जी का पिछले 2 महीने का इलेक्शन कैंपेन अंजना जी आप देखिए, मछली और मछली के कांटे से शुरू हुए। मायोवाद, मुसलमान, मुस्लिम लीग और उसकी छाप है और उसकी छाप है, और फिर उसके बाद मंगलसूत्र के बाद भैंसिया खोल ले जाएंगे, और फिर उसके बाद जिस तरह से एक कमरा उनको दे देंगे, और फिर तमाम जो वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज थे उसमें सब चीजों से मुकर गए। फिर कहने लगे हम तो जो है ताजिया के नीचे से चक्कर लगाते थे। तो मोदी साहब स्वयं जो है अपना एजेंडा सेट नहीं कर पाए। इस बार इनका ना तो वो नकली हिंदुत्व चल पाया और ना ही कपटी राष्ट्रवाद चल पाया। अंजना जी, मैं इस समय अयोध्या में बैठा हूं। अयोध्या जैसी सीट पर अवधेश प्रसाद जी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भयंकर लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके कैंडिडेट बीजेपी के हैं, जो मोदी जी के साथ रोड शो में थे और आपने भी कवर किया था, जीप पर खड़े थे, वो पूरी तरह से हार रहे हैं। उसका कारण यह है कि लोग पूछ रहे हैं भाई जमीनों का जो मुआवजा था वो क्यों नहीं मिला, विस्थापितों को अभी तक क्यों नहीं मिला, नजरूल की जो जमीन आप लोगों ने सरकार ने ली उसका क्या क्या हुआ। अभी तक अयोध्या में केवल और केवल इन्होंने वोट बैंक की एक फैक्ट्री के तौर पर इसको देखा, लेकिन यहाँ के जो लोग थे उनकी समस्याओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि साहब हम तो बिल्कुल भूकंप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप हमेशा विनाश लेकर आता है और विनाश बहुत आ गया 10 साल में। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। धारा 370 पर तमाम झूठ बोले गए और आज हालत यह है कि कश्मीर वैली में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इनके कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे हैं वहां से। लेह लद्दाख वाला कैंडिडेट कहां है जरा इनसे पूछिए। आप देखिएगा एक चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। 2004 के जो नतीजे थे इंडिया शाइनिंग वाले, उससे बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं इस बार। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, और अच्छा आलोक जी एकदम छोटा सा रिस्पॉन्स, इनको कहीं पर भी कोई दिक्कत नजर आ रही है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए आलोक जी, पूरा। बीजेपी के जो लोग हैं, हाँ। उनसे आप अगर ऑफ द कैमरा पूछेंगे तो हर राज्य में इनकी सीटें घट रही। अमित शाह जी ने शुरुआत की थी राजस्थान से। मैं आज कह के जा रहा हूं कि यूपी में कम से कम 25 से 30 सीटें गठबंधन की निकल कर आ रही हैं। कम से कम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हरियाणा के अंदर एक तरफा चुनाव, बहुत हिम्मत भी करते तो 25-30 ही बोल पाते आलोक जी। नहीं, मैंने कहा कम से कम की बात कही मैंने। देखिए मैं ग्राउंड पे हूं। अमेठी में पंडित किशोरीलाल शर्मा 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। और स्मृति ईरानी जी का जो अहंकार है, आज जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की है, जिस तरह से राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वो भाग गए, पूरी तरह से अमेठी की जनता खिलाफ खड़ी हुई है। अमेठी की जनता पूछ रही है कौन सा इंस्टीट्यूशन लेकर आई, संजय गांधी हॉस्पिटल तो बंद करा दिया। अमेठी के लोग पूछ रहे हैं कि 2014 में तो आप 19 में कहते थे मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, निकालकर खाते मैं थे। एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। मैं अमेठी में पहले शो करने गई तो जो हमारे साथ ड्राइवर थे वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल जी आएंगे, राहुल जी यहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जब मैं लौट के आई, क्योंकि नॉमिनेशन फिर हो गया कि अब रायबरेली से लड़ेंगे, मैं लौट के गई तो वही ड्राइवर इतना नाराज था, अरे छोड़िए, हम लोग इतने दिन से यहाँ पर सब लगे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, और यहाँ से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, रायबरेली चल गए। तो ये अंजना जी, मैंने और 5 बार जाना, 5 साल में 5वीं बार अब जाएंगे वो अमेठी। अंजना जी, मैंने 3 दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मीडिया के साथियों से बात की है। गौरीगंज से लेके अमेठी से लेके मुसाफिर खाने तक तमाम सभाओं में मैं साथ रहा हूं। अजीब करंट है किशोरीलाल शर्मा जी के पक्ष में। अच्छा। और पूरी तरह से स्मृति जी को लोगों ने नकारा। ठीक है, छोटा सा जवाब बचा है, अब हो गया आलोक जी। आलोक जी, बाकी दोनों लोग वेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम आप लोग की ये है, कांग्रेसियों की और घमंडियों की, कि आप लोग सिर्फ सभा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपको लगता है कि आप ग्राउंड क्या होता है कभी समझते हैं आप? घर घर जाना और घूमना, उसको कहते हैं ग्राउंड, जो आप लोग की आदत खत्म हो गई है। दूसरी बात, कभी भी भूल के आलोक भाई, भूल के भी इस शब्द का प्रयोग मत कीजिएगा जो आपने किया, कपटी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी का कपटी नहीं होता है, ठीक है ना? कपटी राष्ट्रवाद उसी की सोच हो सकती है जिसके सोच में राष्ट्रवाद हो ही नहीं। अभी आपने बोला। तीसरी बात बताता हूं, सुनिए, स्मृति ईरानी ने मिमिक्री गलत नहीं की। फिर एक यार बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं आलोक जी, क्यों बोल रहे हैं? फिर मुझे ऑडियो नीचे करना है। उन्होंने नहीं बोला आपके बीच में, हाथ उठाया। पूरा कीजिए। मैं आराम से सुन रहा हूं, सुनिए ना आराम से, और इम्पेशेंट मत हुई है। 4 तारीख के बाद बहुत समय मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 3 इडियट्स एक मूवी थी, उसमें नाम था रणछोड़ दास छांछड़िया। ये बन गए रणछोड़ दास गांडी। तो क्या लोग मिमिक्री नहीं उतारेंगे? वायनाड से भागे, अमेठी से हार के, 5 साल आएंगे।
पहले ही जब पता लग गया कि वायनाड भी हारना है तो अंतिम दिन जाके रायबरेली से नामांकन किया। भाग तो गई, भागने के बाद आज अमेठी पहुंचे। अमेठी पहुंचे कह रहे मैं 42 साल पहले अमेठी आया था। एहसान किया था क्या 42 साल पहले आके? 15 साल सांसद अमेठी को दिया क्या? और एक बार भागे तो 5 साल में 5 बार भी नहीं गिनती के, 2 बार गए, एक बार 10 मिनट, एक बार आधा घंटा, और वो भी गौरीगंज से वापस। ये होता है अमेठी जाना? मैं 3 दिन से अमेठी हूं, सभा कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। जितवा लीजिए केएल शर्मा को। आप एक काम कीजिए, 5 दिन रायबरेली में सभा कर लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, वहां से भी जीत जाइए। हलवा है क्या? चुनाव गया वो जमाना लोग भाई कि गए हाथ हिलाए, गांधी परिवार के यहाँ आए जीत गए। नो, सुनिए, डायरेक्ट हमला है, 55,000 से पिछली बार जवाब दे दीजिए। 55,000 से पिछली बार जीती थी स्मृति ईरानी, डबल से ज्यादा जीतेंगी, डबल से ज्यादा। रणछोड़ दास गैंडी को लोग भूल जाएंगे परमानेंटली। इस बार यूपी से बोरिया बस्तर पैक, यूपी से बोरिया बस्तर पैक। 2 ही लोग सबसे ज्यादा बौखला रहे हैं, मोदी जी और स्मृति जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है। चिंता क्यों कर? दोनों की भाषा सुनिए, देश के प्रधानमंत्री की क्या भाषा, कितनी निम्न स्तर की भाषा है। मुझे आज एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे वोटर लू। अजय आलोक जी, मुझे आज एक कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे हमारे लिए वोटर लू। लू किसको लगेगा 4 तारीख को पता चलेगा। आप मुझे 2 कारण बता दीजिए। लू किसको लगेगा ना, ये 4 तारीख को पता चलेगा। और अंग्रेजी में लू जाने की जरूरत किसको लगेगी वही पता चलेगा। ठीक है, हो गया, मत पहुंचिए। कहाँ आप लोग पहुंच रहे हैं भाई, कहाँ पहुंच रहे हैं? ऐसा न दिन आ जाए जनता बोले कि भाई बच्चों को अब टीवी नहीं दिखा सकते। मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लू का मतलब बता दिया इनको। चलिए आप बाहर निकलिए अब लू से। आपके पास मारियो मलुक साहब और आशुतोष जी आपके पास। मलुक जी देखिए, पलड़ा तो भारी है ये वाला जो 49 सीट से। पिछली बार अगर 19 के नतीजे देखें, लेकिन क्या चैलेंज नहीं है विपक्ष का एक साथ आना? क्योंकि 13 सीटों पर अगर महाराष्ट्र में वोटिंग है, वहां पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस एकजुट है। वहीं पर अगर आप उत्तर प्रदेश की 14 सीटों को देखिए तो वहां पर ये दोनों साथ लड़ रहे हैं। हाँ, आपकी पुरानी पार्टी जरूर 3 तिगाड़ा वाला काम कर रही है। देखिए, जहां तक बात है बीएसपी कि टक्कर की बात है, मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। हाँ। और उसमें खास बात सबसे है जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, और उसमें जिस दिन अध्यक्ष बने सनातन के खिलाफ बोले। इनके पार्टनर साउथ से सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। साउथ से हमारी काफी सीट आ रही हैं। जहां तक बात है पीयूष गोयल साहब की, बहुत बड़ी मात्रा में कर्नाटक और कई स्टेट, बहुत बड़ी मात्रा में पीयूष गोयल साहब भी महाराष्ट्र से जीत के आ रहे हैं और बहुत अच्छी महाराष्ट्र में है। और यूपी में आते हैं, यूपी में ये कह रहे हैं कि 25 सीट जीतेंगे हम। 25 सीटों में से कांग्रेस कितनी जीतेगी? ये 25 से 30। कांग्रेस कितनी जीतेगी और समाजवादी कितनी जीतेगी? अरे भाई कुछ तो सोच कर के अच्छा, आप बोलो। पिछली बार वाली लड़ाई लगा रहे हैं, जैसे बीएसपी में रहते हुए आप लोगों ने 10 जीत ली थी और 5 खाली समाजवादी पार्टी को मिली थी। तो अब आप यही खेल लगा रहे हैं। ये नहीं लगा रहा मैं, लेकिन बीएसपी वहां खेल बिगाड़ेगी ना आपकी पुरानी पार्टी। अभी केवल ये सपना देख रहे हैं। और यूपी में जितनी पिछली बार थी उससे बहुत ज्यादा बीजेपी में आएंगे। और उसका सीधा सीधा गणित है, पिछली बार हम भी थे इनके साथ और अब की बार तो आरएलडी अलग लड़ रहा है बिल्कुल पूरा तरीके से। और कई जगह चुनाव हो रहे हैं तो अलग क्या, बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। 2 सीट मिली है आपको। वो 2 की तो जीत ही रहे हैं, पर हर सीट पे हमारी इतनी वोट है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है। चौधरी चरण सिंह जी के जमाने का, किसानों का जो असर है वो साफ दिख रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के देवता थे, उनको कांग्रेस ने 40 दिन में उतार दिया। कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट दिख रहा है। बीजेपी बिल्कुल पूरी तरीके से, या एनडीए यूपी में इतनी मजबूत स्थिति में आएंगे। और जहां तक अंदाज खत्म कर रहा हूं, एक बात कह के, जहां तक बात है ये इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कम से कम इनको एक मैसेज तो देना चाहिए था कि राहुल जी अमेठी से ही लड़ेंगे। और मैं ये तो कहूंगा नहीं राहुल जी भाग लिए, राहुल जी रायबरेली पहुंच गए। क्यों पहुंचे हैं? जम्मू कश्मीर का 29.4% मुसलमान गुजर 370 हटने के बाद जो एकदम खुश है, और अमेठी में 5.5 लाख मुसलमान है जिनमें 3.5 लाख गुजर मुसलमान है, वो पूरा इकट्ठा होकर के बीजेपी को स्मृति ईरानी जी को वोट दे रहे हैं। राहुल जी को पूरी तरह डर था कि वो हारेंगे। आशुतोष जी, इसी पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ, इसी पर कमेंट चाहती हूँ। क्या आपकी नजर में भी अमेठी से लड़ना चाहिए था राहुल गांधी को? रायबरेली जाना गलत संदेश क्या? क्योंकि अब वोटिंग है 20 मई को।
आवाज। देखिए, राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं, इसमें मुझे अब ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। उन्होंने अपनी रणनीति के हिसाब से तय किया कि हमें अमेठी से नहीं लड़ना, हमें रायबरेली से लड़ना है। लेकिन आज की तारीख में सवाल तो यह है कि स्मृति ईरानी किशोरीलाल शर्मा जी से हारेंगी या जीतेंगी। उनका स्टेक ज्यादा हाई हो गया है। अगर गलती से वो कहीं हार गई तो फिर क्या होगा? और वो जायंट किलर है पिछली बार की, वो जायंट किलर है। उन्होंने जो गांधी की सीट थी वो सीट बीजेपी की झोली में लाई थी। हाँ, अब उसमें सवाल ये कि अगर वो जीत जाएंगी तो कोई बड़ा तमगा मिलने वाला नहीं, अगर हार गई तो फिर उनकी राजनीति बड़ा गहरा सवाल खड़ा हो। लेकिन ये जो चरण है, इस चरण में अगर आप ईमानदारी से असेसमेंट करें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपने को बचाना है, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें इनके पास इस चुनाव में है। इसलिए चुनौती बीजेपी के पास आज की तारीख में ज्यादा है। 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी पिछली बार, तो जाहिर सी बात है 48-49 में से 40 सीटों को बचाना बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश में जहां 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में जहां 13 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में भले ही आलोक जी हमारी बात से सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। जो एकनाथ शिंदे को लेकर आए थे, अजीत पवार को लेकर आए थे, ये इतने बड़े बोझ बनकर उभरे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अफसोस हो रहा होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती तो शायद पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करती। क्या जय आलोक जी, अब आप विशेष स्नेह उन पर बरसा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपका स्टेक ज्यादा है, आपने 40 सीटें जीती थी और आपके लिए चैलेंज बड़ा है। और महाराष्ट्र में भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो आपकी तरफ आया उस पर आप सॉफ्ट हो गए। बहुत दिन के बाद आशुतोष जी ने कुछ सही बात बोली है, इसलिए पूर्ण समर्थन करता हूं कि निश्चित तौर पे 49 सीट में 40 हमने जीती थी, स्टेक हमारा ज्यादा है। लेकिन हमारा टारगेट बड़ा हो गया आशुतोष भाई, क्या कीजिएगा। पिछली बार 40 जीते थे, इस बार कम से कम 45 जीतेंगे। यही टारगेट पे लेके जा रहे हैं। आज आप जानते हैं कि हम जब टारगेट सेट करते हैं तो उसको अचीव करते हैं। महाराष्ट्र की आपने बात की कि हम बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जरा बता दीजिए कैसे। पिछली बार हमने महाराष्ट्र में 25 सीट जीती थी। इन राज्यों में से किसमें आप एक सेकंड आप कह रहे हैं 45 पे ले जाएंगे। एक सेकंड वो ग्राफिक्स दिखाइएगा जहां जहां चुनाव है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13 हैं, वहां पहले ही आप 40 जीते थे, वहां पहले ही आप 64 जीते थे। पश्चिम बंगाल की 7 हैं, बिहार की 5, बिहार में आप सारे ले गए थे एक छोड़ के। ओडिशा, झारखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कहां पे गेन कर लीजिएगा? कौन से राज्य में 5 सीटें और आ जाएंगी? हम गेन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम कहां गेन करने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में गेन करेंगे, हम उड़ीसा में गेन करेंगे, हम बंगाल में गेन करेंगे। टारगेट हमारा 45 जाएगा। उत्तर प्रदेश में मत भूलिए, आशुतोष जी मानेंगे इस बात को कि कांग्रेस और सपा वो ताकत नहीं है जो सपा और बसपा ताकत थी और आरएलडी थी। तीनों मिलकर एक बड़ी ताकत थी, और कांग्रेस और सपा उसके मुकाबले कुछ नहीं है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हम गेन करने जा रहे हैं। और तभी जब आरएलडी हमारे साथ है, अभी नागर साहब बता रहे थे आपको, महाराष्ट्र में हम इस बार 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। आरएलडी का कितना दम भरिएगा? अजीत सिंह साहब, बीजेपी लड़ती तो बहुत अच्छा करती। अजीत जी खुद अपनी सीट आरएलडी का दम नहीं भर रहे भाई। आरएलडी के अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। आरएलडी के प्रभाव वाली सीटों तो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कहां से बचाते हैं? हमारे साथ लड़ेंगे तब उनकी भी ताकत बढ़ती है, हमारी भी बढ़ती है। मैं तो वही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले बार के मुकाबले इस बार का गठबंधन कुछ नहीं है। पिछले बार सर्वशक्तिमान गठबंधन था हमारे खिलाफ, जिसमें सपा, बसपा और आरएलडी थी। उत्तर प्रदेश में इससे मजबूत गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता है। कांग्रेस की औकात कहां है उत्तर प्रदेश में भाई? 10 कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे किसी पार्लियामेंट या विधानसभा क्षेत्र में। मैं गलत कड़े शब्द यूज कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। ये बात सपा को ही पता है, ये बात आरएलडी को ही पता है, बसपा को ही पता है। हम वहां गेन करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होगा। दूसरा चीज मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में हम 30 सीटों पर लड़ रहे हैं। अगर हम अकेले ही लड़ेंगे और 30 में मान लीजिए 30 जीत गए, 28 जीत गए, तब भी तो हम गेन ही कर रहे हैं महाराष्ट्र में। हम लूज कहां किए? बिहार में कोई शक शुबा है ही नहीं। आप ही बता दीजिए कौन सी सीट पे हम रिजल्ट लूज कर जाएंगे। ओडिशा में हम गेन कर रहे हैं, तो इसलिए तो कह रहे हैं कि हमने टारगेट बढ़ा दिया, विनिंग टारगेट। हम 40 से 45 की ओर बढ़ रहे हैं। आरएलडी की बात आई थी, मलिक साहब ने हाथ उठाया, उसके बाद मैं आ रही हूं आलोक जी। जी देखिए अंजना जी, जहां तक बात आरएलडी की है कि वे 2 ही सीट हैं, ये पिछली बार अजीत सिंह जी हारे, ये जैन जी हारे, मेरी बराबर में सीट थी, मैं जीता, मैं भी उसी गठबंधन में लड़ रहा था। आरएलडी की स्थिति 3.5 लाख वोटों से लेकर के और 1 लाख तक 40 लोकसभाओं में है। 1 लाख वाला, 2 लाख वाला, जहां 6 लाख वोट की जरूरत हो सकता है ना जीत पाए, लेकिन अगर वो साथ हो जाए तो 40 लोकसभा की सीट को इंपैक्ट करता है।
आशुतोष जी से मैं हमेशा देखता हूं जब साथ होते हैं तो हमेशा ये बिल्कुल जनहित में और एक पिछड़े और दलित हित में बात करते हैं, किसान हित में बात करते हैं। आज पहली बार देख रहा हूं मैं, कुछ राहुल जी वाली बात तो ठीक करी, पर कहीं ना कहीं इनकी व्यक्तिगत चीज इन्वॉल्व हो गई और कहीं ना कहीं वो चीज दिख रही है। नहीं तो आशुतोष जी आज दिल्ली की जो राज्यसभा की सांसद हैं, उनके स्थिति जो हुई है, उन पे जो हमला हुआ है, उन पे ना बोलें। जो ये लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर किसी सांसद के सामने कोई भी अधिकारी आ जाए, उसको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि उसकी किस तरह इज्जत करेंगे, अगर वो उसकी पिटाई कर दे, कपड़े फाड़ दे, बेइज्जत कर दे, लेडीज होते हुए भी, एमपी होते हुए भी, तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र और संविधान दिल्ली के सरकार या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरे की तरफ भेज दिया, जो दूसरों कहते हैं। तो वैलिड पॉइंट है आपका सवाल, मैं पूछ रही हूँ आशुतोष जी, इसका जवाब वो पूछ रहे हैं। और क्या आपको नहीं लगता इस मुद्दे का असर पड़ेगा? क्योंकि जांच अभी चल ही रही है, इस बीच आतिशी आकर सीधा कह देती है कि स्वाति मालीवाल ने झूठ बोला है, उनके साथ ये हुआ है। खुद एक महिला मंत्री है दिल्ली सरकार में, स्वाति मालीवाल ने अब बाकायदा पुलिस कंप्लेंट लिखाई है। तो भाई ये सवाल तो आप आतिशी मारलेना से पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने तो साफ तौर पर मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं कि जिस तरीके से मारपीट की घटना हुई है, कोई पहली घटना तो हुई नहीं मुख्यमंत्री के आवास पे, दूसरी घटना है और दूसरी बार आरोप लगे हैं, तो इस पे तो जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना है कि ऐसा क्यों होता है कि दो बार मलूक जी की शिकायत है कि इस पर आप चुप हो गए हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। मतलब कोई पूछता है तो बोलते हैं हाँ गलत हुआ है। वो मतलब आक्रामक नहीं है, इनको आपका आक्रामक रूप पसंद है। जो इनकी शख्सियत, जो इनकी आशुतोष जी एक सेकंड, जो आपकी शख्सियत है, जिस तरह आप सोचते हैं और जिस तरह अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जबान के रूप से देश के लिए, लोगों के लिए, गरीब पिछड़ों के लिए निकालते हो, या लेडीज के जहां अत्याचार हो निकालते हो, आज कुछ बोल नहीं रहे हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, कहीं ना कहीं बायस्ड हो, थोड़े से खुल के नहीं आ रहे, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका नाम है। आशुतोष जी, अच्छा मलूक जी आप कह दीजिए, मैं क्या बोलूं? जो आप कहेंगे मैं बोल दूंगा। चलिए। नहीं, मैं तो आपसे क्या, आप इतने सीनियर हैं। देखिए मलूक जी, देखिए सवाल मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, और इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं भाई। 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, उनके आवास में 2 बार मारपीट की घटना के आरोप लगे, ये एक निहायत अप्रत्याशित बात है। और ये आम आदमी पार्टी को भी बैठ के सोचना चाहिए था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इस तरीके की घटना हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। अब इसके अलावा अगर आप कहें कि मैं कुछ और बोलूं तो मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा और आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। उसका कारण है क्योंकि मैं आज की तारीख में कुछ भी बोलूंगा तो लोग उसके 2 अर्थ निकालेंगे, और मैं कम से कम इस मामले में थोड़ा सा संजीदगी से काम लेता हूं कि भाई मैं अगर हाँ बोलूं तो भी लोगों को लोग बोलेंगे देखिए इस मकसद से ये बात कह रहा है, अगर ना बोलूं तो भी लोग कहेंगे इस मकसद से बात कर रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा बचने की कोशिश कर, मैं ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूं, मुझे कोई छिपाओ डर नहीं, किसी बात की बात नहीं। ये बात सही है। अच्छा है कि ईमानदारी से आपने कह दिया कि लोग कुछ भी कहेंगे, इसीलिए मैं इससे बोलने से बच रहा हूं। अंजना पिछली बार मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा आम आदमी पार्टी के ऊपर, जब वो जेल गए, मुझे इतने सारे लोगों ने कहा कि आप तो अपनी खुंदक निकाल रहे हैं। अब मैं इससे अगर लिखूं तो मारा जाऊं, ना लिखूं तो मारा जाऊं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो स्पष्ट बात है, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को यह सोचना चाहिए था कि 2 बार उनके घर पे इस तरीके की मारपीट की बात हुई है, तो उनको सोचना चाहिए। और एक महिला सांसद के साथ हुई है आलोक जी, एक महिला राज्यसभा सांसद। कांग्रेस पार्टी का क्या है इस पर स्टैंड? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से स्टैंड है, कहीं पर भी किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी चीज गलत हुई है, दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर है, वो जांच करे पूरी तरह से, और अगर वहां पर इस तरह की कोई भी घटना घटी है, जो भी उसका न्यायिक प्रक्रिया है वो अपनाया जाए। इसमें कहीं पर कांग्रेस पार्टी को कहीं कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 4 दिन पहले उदयपुर में एक लड़की के 7 टुकड़े कर दिए, मलूक नागर जी को तो पता ही नहीं चला होगा और ना ही हिंदुस्तान के मीडिया को पता चला होगा। उसके ऊपर किसी ने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा कि क्या हुआ वहां पर, क्यों हुआ और कैसे हुआ। मणिपुर के ऊपर मलूक नागर जी ने कोई एक शब्द याद नहीं आएगा। किस तरह से हाथरस की लड़की और किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया गया, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, वो किसी को नजर नहीं आएगा। खैर, बसपा पूरी तरह से देश के अंदर से समाप्त हो गई है और उसका एक सीधा सीधा कारण था कि बसपा ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया। बहन मायावती ने किस तरह से अपने भतीजे को पार्टी से बाहर किया, जिसने बीजेपी के खिलाफ 2 सेंटेंस बोले थे। बसपा के डाउन होने से सीधा सीधा फायदा जो हुआ है, वो सीधा सीधा फायदा गठबंधन को हुआ, और इसीलिए मलूक नागर जैसे लोग बसपा का दामन छोड़ के इधर आ गए थे।
और इसका सीधा प्रभाव जो था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश। सिर्फ 2 लाइन का जवाब मुझे, अब कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है। ठीक है, एक बड़ा पॉइंट वो कह रहे हैं बीएसपी को जो लॉस हो रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा, वो एंटी बीजेपी वोट से, इसीलिए आप भी इधर आ गए। मलुक जी, छोटा सा जवाब। अजय आलोक जी, सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, सीधी सी बात कह रहा हूं, उन बातों की हम भी जहां जहां देश में लेडीज के साथ हो रही है, चौथी पार्टी है, तीसरी है, तीसरी जहां तक मैं 18 साल से बना हूं, पहले कांग्रेस में तीसरी कह रहे हैं। नहीं, यहाँ तो तीसरी सपा में नहीं ना? अच्छा, वो कह रहे थे नहीं, वो गलत कह रहे हैं, पता नहीं। कांग्रेस से विधायक रहा हूं, 18 साल वहां रहा हूं, मैं भी यहाँ हूं। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, जहां जहां भी पूरे देश में लेडीज के साथ कोई गलत काम है, हम उनके साथ खड़े हैं या विरोध करते हैं लेडीज के साथ कहीं भी कुछ हो रहा है। लेकिन आप दिल्ली की बात को छोड़ के दूसरी स्टेट में कैसे कूद के जा रहे हो? दिल्ली में सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे दिल्ली की बात पे? सांसद है, और सांसद को कोई भी अधिकारी, कोई भी सुनो आलोक जी सुनो प्लीज, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और संविधान के तहत किसी भी अधिकारी को ट्रेनिंग के समय यह सिखाया जाता है कि उसको किस तरह रेस्पेक्ट करना है, और अगर अधिकारी किसी सांसद की पिटाई करे तो लोकतंत्र पे खतरा, प्रजातंत्र पे खतरा, संविधान पे खतरा, और सांसद भी लेडीज हो। आपकी तो नेता लेडीज है, पूरे देश में कहती है लड़की हूं, लड़ूंगी। क्या लड़ रहे हो दिल्ली की सांसद के लिए, लड़की के लिए?